हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल समझ रहे हैं। आज मैं स्पीड कंट्रोल की मेथड वेरिएशन ऑफ R2 दैट इज रोटर रेजिस्टेंस को हम बदल बदल के देखेंगे कि स्पीड कैसे बदलती है। इससे पहले वाली काफ़ी सारी मेथड्स मैं आपको बता चुकी हूँ। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो है वो रोटर साइड से हम स्पीड कंट्रोल कैसे अचीव कर सकते हैं उस पर बेस्ड है। हमें ये चीज़ मालूम है कि रोटर रेजिस्टेंस बदलने पर स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है, पर स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ऐसे होता है कि सिंक्रोनस स्पीड सेम होती है पर और साथ में मैक्सिमम टॉर्क भी सेम होता है। चेंज जो होता है वो वाली स्लिप चेंज होती है जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा होता है। तो जैसे सबसे पहले मैंने एक रेजिस्टेंस R2 रखा तो ये स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव हुआ जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क इतना है जिसे मैं टाउ ST1 बोल देती हूँ, ये टाउ ST2 और ये टाउ ST3 कर देती हूँ। तो रोटर रेजिस्टेंस R2 है तब हमारे पास ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आई जिसमें सिंक्रोनस स्पीड ns ही रही और अकरेंस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क जो हो रहा था वो इस स्लिप S1 पर हो रहा था। अब हमने रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया और कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा, ये पॉसिबल है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में जिसमें रियोस्टेट 3 फेज रियोस्टेट कनेक्टेड रहता है रोटर सर्किट के साथ स्लिप रिंग्स के थ्रू, इसलिए उसका नाम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रखा गया है। तो वहाँ से जब हम रोटर रेजिस्टेंस को बदलते हैं तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ ही नया रोटर रेजिस्टेंस अगर R2 डैश आ गया रोटर सर्किट में तो नई टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगी सेम इंडक्शन मोटर के लिए जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क पहले से ज़्यादा हो चुका होगा, सिंक्रोनस स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा बट वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा होगा वो बढ़ जाएगी, S2 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रीवियस S1, मतलब बढ़ चुका होगा। अब इसके बाद जब हम नया एक और रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं R2 डबल डैश तो फिर हमें नया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क आपका टाउ स्टार्टिंग 3 है, सिंक्रोनस स्पीड वही की वही है पर आपका मैक्सिमम टॉर्क के अकरेंस का पॉइंट या वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अकर होती है ये चेंज हो चुका है, माना कि वो S3 हो चुका है पर मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू नहीं चेंज हुई है। बेटा ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी हूँ और यहाँ पर हम इसी पर्टिकुलर रोटर रेजिस्टेंस को बदलने की वजह से जो हम चेकआउट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर लोड टॉर्क मैं कांस्टेंट रखती हूँ माना कि, तो मुझे यहाँ पर ऑपरेटिंग स्पीड जो मिल रही थी R2 के होने पर वो N1 मिल रही थी, R2 डैश के टाइम पे N2 मिली और R2 डबल डैश के टाइम पे मुझे N3 मिल रही है। तो स्पीड हम बदल बदल के अचीव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस। पर आप ये देख सकते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस को हम बदलते जा रहे हैं, इसे मुझे R2 डैश और R2 डबल डैश बोलना चाहिए। रोटर रेजिस्टेंस को जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं स्पीड हमें कम कम मिल रही, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस पर स्पीड सबसे ज़्यादा थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर और थोड़ी कम हुई और ऐसा ही जैसे जैसे स्पीड कम हो रही इसका मतलब स्लिप बढ़ रही है। मतलब रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर स्लिप भी कैसे हो जाती है, बढ़ती है। और ये हमें मालूम है जब नॉर्मल वो वाला एरिया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का जहाँ पर स्लिप बहुत कम होती है उस एरिया में, ये वो रीजन है जहाँ पर स्लिप बहुत कम होती है, उस रीजन में स्लिप हमेशा जो होती है वो टॉर्क अपॉन KT एक कांस्टेंट इनटू R2 के बराबर होता है और अगर टॉर्क कांस्टेंट रहता है तो स्लिप इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू R2 हो जाता है। और इसी पर्टिकुलर फीचर को 3 फेज इंडक्शन मोटर के फीचर को हम यूज कर रहे स्पीड कंट्रोल के लिए, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। अभी अभी मैंने बताया कि रोटर रेजिस्टेंस को बदलने से हमें नई नई स्पीड मिल सकती है, पर कौन सी वाली स्पीड बेटा, वो वाली स्पीड जो बिलो रेटेड स्पीड होती है।
रेटेड स्पीड पर अगर मैं कहूँ कि R2 रेजिस्टेंस रोटर सर्किट में है, तब अगर ऑपरेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर का रेटेड स्पीड पर हो रहा था तो R2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस जैसे ही कर दिया तो स्पीड जो मुझे नई वाली मिली वो बिलो रेटेड मिली, और फिर मैंने R2 को और बढ़ा दिया, R2 डबल डैश कर दिया तो स्पीड और कम हो गई। इसका मतलब मुझे इस पर्टिकुलर रोटर रेजिस्टेंस के कंट्रोल से स्पीड्स जो मिल रही है वो बिलो रेटेड स्पीड मिलती है। अबव रेटेड स्पीड हमें स्पीड कंट्रोल तब अचीव हो सकता है बेटा अगर हम एक और पर्टिकुलर अरेंजमेंट या मैकेनिज्म यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसमें रोटर के थ्रू जो लॉस हो रहा है पावर का I2R लॉस का, उसको अगर हम फिर से सप्लाई में फीड कर दे तो हमें जो स्पीड्स मिलेंगी इस पर्टिकुलर मेथड से स्पीड कंट्रोल की वो अबाउ रेटेड स्पीड भी मिल सकती है, पर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ रोटर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के रेजिस्टेंस को हम स्लिप रिंग के थ्रू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है उसको हम बदल बदल के नई स्पीड अचीव कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल अचीव कर सकते हैं बिलो रेटेड। पर इसके साथ साथ बेटा कुछ प्रॉब्लम्स जो आती है वो ये है कि अगर आप रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जा रहे हैं R2 से R2 डैश तो स्लिप भी आपकी बढ़ती चली जा रही है, मतलब स्पीड आपकी कम कम होती चली जा रही है, ठीक है। पर उस और स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ता चला जा रहा है, सिंक्रोनस स्पीड आपकी सेम रह रही है, पर हो ये रहा है बेटा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर लॉस होता है। जो नया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया है उसकी वजह से I2R लॉसेस रोटर सर्किट में बढ़ जाते हैं और इफ़िशियंसी आपकी रिड्यूस हो जाती है, और साथ में पुअर स्पीड कंट्रोल भी हमें यहाँ पर अचीव होता है। स्पीड कंट्रोल स्मूथ नहीं अचीव होता, ऐसा कहना चाहिए। एक चीज़ और कहूँगी बेटा कि एक्सटर्नल रोटर अगर मैं रोटर को के रेजिस्टेंस को जैसे इंडक्शन मोटर को जो मैन्युफैक्चर कर दिया और इनहेरेंट जो रेजिस्टेंस है रोटर बार्स का वो R2 है, तो मैं नया रोटर रेजिस्टेंस कैपिटल R2 से डिफाइन कर रही हूँ जिसमें स्मॉल r2 जो ओरिजिनल इंडक्शन मोटर का इनहेरेंट रेजिस्टेंस है रोटर का प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो स्लिप रिंग के थ्रू हम ऐड ऑन करते हैं, तो टोटल मेरा नया रेजिस्टेंस रोटर सर्किट का R2 हो जाता है। तो आगे की एक्सप्लेनेशन में मैं इसी R2 कैपिटल R2 को यूज़ करूँगी। अब क्या हो रहा है बेटा, अभी जैसे मैंने कहा कि रोटर जब ये एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस हम इंसर्ट कर देते तो उसकी वजह से I2R लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और पावर लॉस होती है एडिशनल वाली रोटर रेजिस्टेंस में, जिसकी वजह से इफिशिएंसी हेवीली पेनलाइज्ड होती है। और इसलिए इस पर्टिकुलर मेथड को हम तब अडॉप्ट करते हैं जब स्मॉल रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल चाहिए और शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, मतलब बहुत देर तक हम इस स्पीड कंट्रोल की मेथड को अडॉप्ट किए हुए इंडक्शन मोटर को ऑपरेट नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इसे ऑपरेट करेंगे स्पीड कंट्रोल वाले इस मेथड को, ताकि छोटे टाइम के लिए पावर लॉस हो और फिर हम उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ले आए। इस पर्टिकुलर पूरे एक्सप्लेनेशन जो कि थ्योरेटिकली अभी मैंने समझा है, कुछ मैं मैथमेटिकल इंक्लूजन भी इसमें कर रही हूँ। टाउ डेवलप टॉर्क जो होता है डिवाइडेड बाय टाउ मैक्स का मैंने रिलेशन आपको ये वाला बताया, 2 अपॉन नॉर्मल ऑपरेटिंग स्लिप डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्लिप, मतलब वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है, और प्लस SM अपॉन S। ये एक्सप्रेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफर करिएगा, मैंने ये रिलेशन डिस्कस किया था। इसे मैं 1 अपॉन K अभी यहाँ एज्यूम कर रही हूँ, मतलब टाउ मैक्स अपॉन नॉर्मल टॉर्क की वैल्यू कितनी है, K है, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। जब हम इसको सॉल्व करते तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको इस टाइप की मिलती है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू नॉर्मल स्लिप इनटू K प्लस माइनस अंडर रूट K स्क्वायर माइनस 1, ऐसा इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ मैक्सिमम टॉर्क पर अकर होने वाली जो स्लिप होती है वो R2 अपॉन X2। आगे का समझाने के लिए यहाँ से मैंने बोर्ड रब कर दिया है। और एक चीज़ और है कि मैंने कंसिडर किया है वेरिएबल लोड टॉर्क। अब मैं कांस्टेंट लोड टॉर्क की नहीं बात कर रही हूँ, मैं वेरिएबल लोड टॉर्क की बात कर रही हूँ। साथ में मैंने R2 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस जो S1 बोल रही थी उसे SM1 बोल रही हूँ, S2 को SM2 बोल रही हूँ, S3 को SM3 बोल रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम
टॉर्क इन स्लिप्स पर अकर हो रहा है, इसलिए एस के साथ एम लगा रही हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पर भी यूज किया है। पर ये डिफरेंट डिफरेंट रोटर रेजिस्टेंस की वजह से ये एस एम की वैल्यू SM1, SM2, SM3 ऐसा हो रहा है। साथ में अब मैं यहाँ पर टाउ के एक्सप्रेशन को यहाँ से ले रही हूँ, तो टाउ इज इक्वल टू एस इंटू के टी अपॉन R2 ऐसा यूज किया, और के टी को मैंने सप्लाई वोल्टेज और नए कांस्टेंट K1 से रिप्लेस कर दिया है। तो मेरा जो डेवलप टॉर्क है टाउ वो K1 V1 स्क्वायर अपॉन R2 इंटू एस। ये बेटा ये सारी चीजें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं टॉर्क जो है वो वेरिएबल है, तो आप ये मानकर चलिए कि सपोज इस पर्टिकुलर स्पीड पर जब रोटर रेजिस्टेंस R2 था, उस वक्त आपकी टाउ की वैल्यू जो थी लोड टॉर्क की वो टाउ L1 है, मतलब S1। ये स्लिप, इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप को मैं S1 नाम दे रही हूँ, जो मैं लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप S1 है, और यहाँ पर टॉर्क कितना है, लोड टॉर्क टाउ L1 है। ऐसे ही मैं टाउ L2 डिफाइन कर रही हूँ, R2 डैश रोटर रेजिस्टेंस जब हमने कर दिया तब लोड टॉर्क की वैल्यू जो है वो टाउ L2 है यहाँ पर, और इसके करस्पॉन्डिंग स्लिप जो है वो S2 है। तो मैं लोड टॉर्क जो कि डेवलप टॉर्क के बराबर होता है एट दीज ऑपरेटिंग पॉइंट्स, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस जो मैंने लिखे हैं वो मैंने एट ऑपरेटिंग पॉइंट्स लिखे। एक बार मैंने R2 रोटर रेजिस्टेंस के केस में ऑपरेटिंग पॉइंट पर लोड टॉर्क इज इक्वल टू ये लिख दिया। दूसरा मैंने R2 डैश रोटर रेजिस्टेंस होने की केस में लोड टॉर्क इज इक्वल टू ये लिख दिया आई कैन, क्योंकि इन पॉइंट्स पर लोड टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू, ये ऑपरेटिंग पॉइंट्स पर लोड टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द डेवलप टॉर्क होता है। तो दिस इज डेवलप टॉर्क एंड दिस इज लोड टॉर्क, दिस इज डेवलप टॉर्क, दिस इज लोड टॉर्क। तो लोड टॉर्क को मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि इतना है। अब अगर मैं टाउ L1 को टाउ L2 से डिवाइड कर देती तो मुझे S1 अपॉन S2 मिलेगा, S1 अपॉन S2 मिलेगा इंटू R2 डैश अपॉन R2 मिलेगा। इसका मतलब ये बेटा कि यहाँ पर अभी जो मैं आपको बोल रही थी कि कांस्टेंट लोड टॉर्क जब था तब आपका स्पीड वेरिएशन टोटली रोटर रेजिस्टेंस के वेरिएशन पर डिपेंडेंट था। किन हालातों में, जब लोड टॉर्क आपका कांस्टेंट होता था। पर जैसे ही आपका लोड टॉर्क वेरिएबल हुआ तो अब स्पीड कंट्रोल जो आपको अचीव करना है वो सिर्फ और सिर्फ आप R2 को बदल के नहीं अचीव करेंगे, आपको थोड़ा ध्यान लोड टॉर्क पर भी देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर स्पीड वेरिएशन डबली डिपेंडेंट हो गई है लोड टॉर्क की क्वांटिटी पर और R2 रेजिस्टेंस पर। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे स्मूथ आपको रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन नहीं मिलता, जो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा था। तो बेटा इस तरीके से इस मेथड को आप समझ सकते हैं। पुरानी थ्योरी तो थी ही हमारे पास, उसके बेसिस पे ये एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन से मैंने टाउ का एक्सप्रेशन लिया। एक बार मैंने डिस्कशन किया लोड टॉर्क को कांस्टेंट रख के, दूसरी बार मैंने डिस्कशन किया लोड टॉर्क को वैरी करके। लोड टॉर्क कांस्टेंट है तो R2 को बदल के आप स्पीड रेगुलेशन अचीव कर सकते हैं बिलो रेटेड स्पीड पर। हाँ, वो भी स्पीड रेगुलेशन हर बार रोटर की वैल्यू को जब आप बढ़ाते हैं और नई छोटी स्पीड अचीव करते हैं एट हाई स्लिप तो लॉसेस ज़्यादा होने लगते हैं, और उस केस में हमको इफ़िशेंसी को बहुत ज़्यादा डीमार्क करना पड़ता है या बहुत इफ़िशेंसी कम हो जाती है उस केस में। और साथ में लोड टॉर्क जब वेरिएबल है तब हमें स्पीड कंट्रोल अगर बिलो रेटेड स्पीड चाहिए तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा स्पीड कंट्रोल करने के लिए। एक तो रोटर रेजिस्टेंस के वेरिएशन को तो देखना ही पड़ेगा जिसकी वजह से पावर लॉस हो रहा है, और दूसरा लोड टॉर्क की क्वांटिटी को भी चेकआउट करना पड़ेगा। इसलिए इस वजह से ये स्मूथ हमें स्पीड रेगुलेशन नहीं देता। तो ये मेथड फिर भी कहीं कहीं यूज़ की जाती है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की केस में, पर थोड़ी देर पहले भी मैं कह चुकी हूँ लॉस ऑफ एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि I2R लॉसेस बढ़ जाते, तो इसलिए ये वाली मेथड जो अचीव की जाती वो शॉर्ट टाइम के लिए की जाती ताकि लॉसेस बहुत देर तक ना हो 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो उम्मीद है आपको ये मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मैं रिएक्टेंस कंट्रोल नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज मैंने रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल किया, अब मैं नेक्स्ट रोटर रिएक्टेंस कंट्रोल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी।
तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से मेरे वीडियोस को शेयर करके और कॉन्सेप्ट्स को आपस में डिस्कस करिए बेटा। और जब आप आपस में डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपकी कोई क्वेरीज निकल आए, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के भेजिए, मैं उसे भी सॉर्ट आउट करूँगी। और साथ में अगर आप साथ में डिस्कशन करते हैं तो आपकी क्वेरीज जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाती है, क्योंकि किसी को कुछ समझ में आ जाए, किसी को कुछ समझ में आ जाए, तो ये तरीका पढ़ाई का हमेशा बेटा फायदेमंद होता है। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।